नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो ये ज्योग्राफी की वीडियो होगी। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि इसमें मैं आपको अपनी 12th क्लास की जो हमारी दूसरी बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने वाला हूँ। हम लोग इसको आज ही शुरू करेंगे इस पार्ट 1 को। मेरे ख्याल से इसके 3 पार्ट बनेंगे। ये पार्ट 1 है, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो पहले 2 पॉइंट में हम भारत के संदर्भ में नियोजन को समझेंगे। भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास, ये हमारा चैप्टर है। अभी हम नियोजन पे ध्यान देंगे, अगले कुछ वीडियोस में हम सतत पोषणीय विकास के ऊपर भी ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि भाई ये नियोजन है क्या। आपने कई सरकारी एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि सरकार इस बारे में नियोजन कर रही है, सरकार इस बारे में प्लानिंग कर रही है, सरकार इस बारे में कोई ये प्रोग्राम या कार्यक्रम तैयार कर रही है, कोई योजना बना रही है। नियोजन के लिए जो हम लोग सबसे आम शब्द इस्तेमाल करते हैं, नियोजन के स्थान पर वो शब्द होता है योजना। इसमें कुछ अंतर है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि नियोजन का वही मतलब है जो मतलब हम किसी योजना का इस्तेमाल जहां पे करते हैं, जिस शब्द का। अब योजना क्या चीज होती है या नियोजन क्या चीज होती है? देखिए, जब भी आप कोई कार्य कर रहे होते हैं, जब भी आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है? मान लीजिए एग्जाम में पास होना। तो वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए आप जो है एक योजना बनाएंगे, है ना, कि मैं भाई 1 घंटा इस सब्जेक्ट की तैयारी करूंगा, 1 घंटा इस सब्जेक्ट की तैयारी करूंगा। इस तरह से जो है आप अपने पेपर की तैयारी करते हैं। ठीक, आप टाइम टेबल बनाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, तो नियोजन का तात्पर्य क्या है? सोच विचार करके एक योजना बनाना, किसी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, जो मैंने आपको बताया, शेड्यूल तैयार करना, किसी कार्यक्रम का, किसी प्रोग्राम का एक पूरा खाका तैयार करना कि हम पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ये होगा। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो हम गतिविधियों का क्रियान्वयन करते हैं, वही नियोजन है। कोई भी उद्देश्य हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम में पास होना बताया। अब हम यहाँ पे अब अपने ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी के संदर्भ में भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आपको जानना चाहिए कि यहाँ मैं कोई एग्जाम में पास होने के लिए योजना बनाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि विकास के लिए योजना बनाना, लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए योजना बनाना, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए योजना बनाना, स्वास्थ्य योजनाएं बनाना, शिक्षा की योजनाएं बनाना, सड़क की योजनाएं बनाना, बहुत सारी चीजें हैं। तो योजना बनाना, नियोजन का मतलब क्या है? योजना बनाना। भारत में नियोजन का कार्य कौन करता है? भारत में योजना बनाने का काम कौन करता है? प्लानिंग करने का काम कौन करता है? तो दरअसल ये काम जो है हमारे देश में किसका था? योजना आयोग का। पहले से प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, योजना आयोग। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो फिलहाल जो गवर्नमेंट चल रही है, मतलब 2014 के बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, ने यह ऐलान किया कि अब योजना आयोग जो है भारत के लिए उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है जिस तरह से हमें ज़रूरत है। उनका मानना था कि नए इंडिया के लिए, नए इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हमें एक नए इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक नए आयोग की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए योजना आयोग को क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया। और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 1915 को क्या लाया गया? नीति आयोग। याद रखिए, पहले ही प्लानिंग करने का काम किसका था? योजना आयोग का। अब कौन करता है? नीति आयोग, क्योंकि योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम ही होते हैं। मतलब चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? जो करंट पीएम होते हैं। जो भी पीएम है वो एक्स ऑफिशियो जो है पदेन सभापति बन जाएगा नीति आयोग का। इसके अलावा नीति आयोग में जो है एक डिप्टी चेयरमैन भी होता है, उपाध्यक्ष जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा नीति आयोग का एक सीईओ भी होता है। खैर, ये बात आपको नीति आयोग के बारे में आप कहीं भी इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अब प्लानिंग करने के लिए जो योजना आयोग 2 तरीके अपनाता था, मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि 2 उपागमों का इस्तेमाल करता था योजना आयोग। आपको जानना चाहिए वो कौन कौन से 2 तरीके वो प्लानिंग करने के लिए अपनाता था। एक तो उसका तरीका था खंडीय नियोजन करना।
खंडीय नियोजन करना। आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि छोटे छोटे जो है प्लानिंग को छोटे छोटे रूप में बांट देना और फिर जो है उससे विकास को प्राप्त करना। और दूसरा जो उसका तरीका था वो था प्रादेशिक नियोजन। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। खंडीय नियोजन का मतलब क्या है? देखिए अर्थव्यवस्था के कई सारे भाग होते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था जो कैसे बनती है, अर्थव्यवस्था में कृषि भी है, अर्थव्यवस्था में ट्रांसपोर्टेशन है, अर्थव्यवस्था के अंदर कम्युनिकेशन है, अर्थव्यवस्था के अंदर एनर्जी बहुत ज़रूरत होती है, अर्थव्यवस्था के अंदर आप देखोगे कि जो सर्विसेज हैं अलग अलग तरह के, रेलवेज़ हैं या ट्रांसपोर्टेशन है या हाईवेज़ है, ये सब जो है एक इकॉनमी, ये सब मिलके जो है एक इकॉनमी को तैयार करते हैं। तो इकॉनमी को अच्छे से रन करने के लिए, विकास को अच्छे से बढ़ाने के लिए आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी इलाके में कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे कृषि का विकास बहुत कम है। मान लीजिए कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे कृषि का विकास बहुत कम हुआ है, तो सरकार क्या करेगी, उस इलाके में कृषि के लिए योजना बनाएगी। अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, उसमें से एक क्षेत्र कृषि, क्योंकि कृषि वहाँ पे अंडर डेवलप्ड है तो कृषि के लिए योजना बना दिया। मान लेते हैं किसी क्षेत्र में जो है सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो उस क्षेत्र के लिए सिंचाई के लिए योजना बना दी, एक सेक्टर सिंचाई के लिए योजना बना दी। फिर अलग से जो है ऊर्जा के लिए कोई योजना बना दी, यानी कि एनर्जी के लिए, या जैसे आप बिजली उत्पादन कहते हैं, ये सारी चीज़ें। किसी क्षेत्र में परिवहन की बहुत ज़्यादा व्यवस्था खराब है तो वहाँ के लिए परिवहन का जो है संसाधन डेवलप करने के लिए, परिवहन के संचार के साधन डेवलप करने के लिए योजना बना दी। अब आपको पता है कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ कम्युनिकेशन कितना मुश्किल है ना। वहाँ पे रोड बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी तो कम्युनिकेशन के ज़रिए ही जो है उसका विकास हो सकता है। तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से जो है कोई परिवहन के या फिर सड़क बनाने की योजना लागू कर दी। तो ये जो अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर, अर्थव्यवस्था के बहुत सारे सेक्टर होते हैं, उसके लिए अलग अलग खंड खंड रूप से योजना बनाना जो है खंडीय नियोजन कहलाता है। देखिए खंडीय नियोजन का क्या अर्थ है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है, सामाजिक अवसंरचना वो होती है जो समाज से जुड़ी हुई होती है डायरेक्ट, जैसे कि शिक्षा, यानी कि स्कूल बनाएंगे। अगर आप स्कूल तैयार कर रही है सरकार तो वो सामाजिक अवसंरचना में यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। सरकार अगर हॉस्पिटल बना रही है तो वो सामाजिक अवसंरचना यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए सरकार हाईवेज तैयार कर रही है, एयरपोर्ट्स बना रही है या रेलवेज तैयार कर रही है तो वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा, वो आर्थिक अवसंरचना में आ जाएगा। क्या इस तरह की सेवाओं को विकसित करने के लिए कार्यक्रम बनाना और उनको लागू करना क्या कहलाता है? खंडीय नियोजन। अर्थव्यवस्था के किसी अलग अलग क्षेत्र के लिए योजना बनाना। अच्छा, प्रादेशिक नियोजन क्या होता है? प्रादेशिक नियोजन में आप समझ गए होंगे, इसमें प्रदेश शब्द आ गया है, तो पूरे एक प्रदेश के लिए एक अलग से योजना बनाना, पूरे एक क्षेत्र के लिए अलग से योजना बनाना प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। अब ऐसा क्यों? देखिए भाई, जैसा मैंने वहां बताया कि जिस इलाके में कृषि बहुत अंडर डेवलप्ड है, कृषि का विकास नहीं हो, तो वहां पे कृषि के लिए योजना बना देती है सरकार, वो एक क्षेत्र है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रदेश है जो हर मामले में पिछड़ा हुआ है, जैसे कि अब छत्तीसगढ़ की तुलना आप करोगे गुजरात से तो आपको पता चलेगा कि भाई गुजरात डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे निकल गया है लेकिन छत्तीसगढ़ बहुत पीछे रह गया है। या झारखंड की तुलना अगर आप करेंगे पंजाब से तो आपको पता चलेगा यार झारखंड का जीडीपी और पंजाब की जीडीपी में बहुत अंतर है, तो झारखंड जो है वो कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का नियोजन करने के लिए, छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट करने के लिए, झारखंड का डेवलपमेंट करने के लिए या बिहार का डेवलपमेंट करने के लिए, उड़ीसा का डेवलपमेंट करने के लिए, जो विकास की यात्रा में पीछे छूट चुके हैं, ऐसे प्रदेशों का, ऐसे क्षेत्रों का अलग से जो है क्या बनाया जाता है? नियोजन किया जाता है, तो वो प्रादेशिक नियोजन है। देखिए प्रादेशिक नियोजन का क्या अर्थ है? किसी भी देश में, देखिए किसी भी इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, किसी भी देश में सभी क्षेत्र जो हैं एक समान रूप से आर्थिक विकास नहीं कर पाते, उनका नहीं हो पाता एक जैसा विकास। ऐसे में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं या पिछड़े हुए प्रदेश हैं उनके लिए विकास की योजना बनाना ही क्या कहलाता है? प्रादेशिक नियोजन। यही है प्रादेशिक नियोजन, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, नीति आयोग ने एक अलग तरीका अपना लिया है योजना बनाने का। जैसे मैंने आपको बताया योजना आयोग खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन पे बहुत जोर देता था, नीति आयोग भी इस तरह की योजनाओं पे जोर देता है, लेकिन नीति आयोग का एक बहुत अच्छा जो है विचार है इस मामले में, वो जो है बॉटम अप अप्रोच के लिए काम करता है। अब आपका एक काम ये हो गया कि बॉटम अप अप्रोच के बारे में आप इंटरनेट से पढ़िए, आप और यूट्यूब वीडियो वगैरह सर्च करिए, लेकिन आप देखिए कि नीति आयोग किस तरह से जो है बॉटम अप अप्रोच को अपनाता है योजना बनाने में या योजना को लागू करने में।
अच्छा, 2 पॉइंट और। लक्ष्य नियोजन क्षेत्र, ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है, हालांकि बहुत कम आता है, लेकिन 1 नंबर या 2 नंबर में जो है इसको पूछा। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। देखिए, कुछ क्षेत्र होते हैं जिसके लिए आप जो है, या कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं, कुछ ऐसा आप कहोगे कि इलाके होते हैं जिसके लिए सरकार पर्टिकुलरली कुछ योजना तैयार करती है। अब राजस्थान का कोई बहुत दूर दराज का इलाका है, वहाँ पे पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को, वहाँ के लोगों को पानी लाने के लिए जो है 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पीने का पानी लाने के लिए। तो अगर ऐसे क्षेत्र के लिए सरकार कोई योजना बनाती है तो उसका लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या होगा, उस क्षेत्र के लिए क्या लक्ष्य रखे गए हैं उस नियोजन में, ये इसको कैसे हम बांटते हैं वो देखिए। देखिए, जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, जैसा मैंने आपको झारखंड के बारे में बताया, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र, उन क्षेत्रों में जो नियोजन का तरीका होता है उस पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो भाई पिछड़े हुए हैं, जो इनका जहाँ विकास नहीं हुआ है वहाँ विकास ज़्यादा होना चाहिए, पहले होना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं को कम करने के लिए योजना आयोग ने, मतलब एक दूसरे क्षेत्र के बीच में जो विषमताएं हैं, जो असमानता है और सामाजिक रूप से जो असमानता है, उसे कम करने के लिए योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह को प्रस्तुत किया था। लक्ष्य क्षेत्र योजना बनाना और लक्ष्य समूह योजना बनाना, यानी कुछ क्षेत्रों को लक्ष्य के रूप में देखना और कुछ समूहों को लक्ष्य के रूप में देखना। यहाँ पे क्या, लक्ष्य क्षेत्र में क्या होता है, किसी एक क्षेत्र का ही डेवलपमेंट किया जाता है, और लक्ष्य समूह में क्या होता है, किसी एक समूह का डेवलपमेंट करने के लिए योजना बनाई जाती है। लक्ष्य क्षेत्र योजना क्या होती है, जैसे कि देखिए, कमांड नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, या सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, या पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, अगर किसी सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उसके लिए योजना बनाई जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, किसी एक क्षेत्र के लिए योजना बन रही है। एक क्षेत्र है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जिसको लक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है, वहां की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, पानी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए। पर्वतीय क्षेत्र के लिए अगर विकास किया जा रहा है, तो पर्वतीय क्षेत्र आपको पता है वो अलग क्षेत्र होते हैं, वहां ऊपड़ खापड़ जमीन होती है, वहां आप देखेंगे कि भाई बड़ी मात्रा में फैक्ट्रियां नहीं लगाई जा सकती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगाई जा सकती, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाई जा सकती, वहां जो है रेलवेज को नहीं लेके जाए, तो उसके लिए एक अलग योजना बनानी पड़ेगी। इन सबके बिना कैसे वहां पे डेवलपमेंट हो सकता है, इसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो योजना बनाई गई है, वहां पे आप क्या देखते हैं कि एक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, जिसको लक्ष्य के रूप में देखा गया है। अब ऐसे ही आपको पता है कि सरकार योजना बनाती है कृषि से जुड़े हुए लोगों के लिए, या मजदूरों के लिए, या गरीबों के लिए, या किसी स्टूडेंट के लिए, या बेरोजगारों के लिए, या महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक समूह के लिए योजना बनाई जा रही है। समूह क्या है, हो सकता है वो समूह कृषक हो सकता है वो समूह जो है किसान हो, या हो सकता है वो जो है कोई श्रमिक हो, कुछ भी। अब कृषक और किसान एक ही होते हैं। लघु किसान विकास संस्था, ये जो SFDA है, लघु कृषक विकास संस्था, ये सरकार के किस योजना के तहत आता है, लक्ष्य समूह, क्योंकि इसमें एक समूह को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट मतलब पॉजिटिव सेंस में मैं बोल रहा हूँ, टारगेट किया जाता है कैसे, कि हम कृषक का विकास करना चाहते हैं। कौन से, लघु कृषक। लघु कृषक आप कहोगे जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं। सीमांत किसान कौन होते हैं, जो आप कहेंगे मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। देखो, अगर आप 3 कैटेगरी बांटोगे ना, ABC, आप बोलोगे ये है बहुत छोटे किसान, ये है मझले दर्जे के किसान, और ये हैं बड़े किसान। तो बड़े किसान आपको पता है उनका विकास बहुत बढ़िया हो रखा है, बहुत पैसा कमा रहे हैं। प्रॉब्लम जो है वो सीमांत किसान और खास करके लघु किसान को है। तो उनकी समस्याओं को निवारण करने के लिए सरकार ने लघु कृषक विकास संस्था बनाया, और सीमांत किसानों की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, उनके लिए, उनका विकास करने के लिए सीमांत किसान विकास संस्था बनाई, जिसे MFDA भी कहते हैं, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एसोसिएशन, आप कुछ भी कह सकते हैं, हाँ एसोसिएशन ही होगा शायद। तो ये आप देखिए कि किस तरह से अब यहाँ पे हमने सिर्फ नियोजन शब्द को लिया, और नियोजन शब्द में देखिए कितनी सारी डाइवर्सिटी है, जो उसको हमें डीपली जो है समझना चाहिए। चलिए इसे हम और आगे पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, मैं लंबा नहीं करना चाहता वीडियो। इस अगले पार्ट में मैं आपको पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, यहाँ जब हम पढ़ रहे थे पर्वतीय क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, और सूखा संभावित जो क्षेत्र है
उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। और फिर हम एक जो है केस स्टडी भी करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जो आपके चैप्टर में जो भरमौर जो क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, उसके बारे में भी हम केस स्टडी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मतलब आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने अभी कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला है, उसमें मैंने आपको बताया है, मेरे को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, ये हम लोग अपने ऐप में देखते हैं कि हमारे 95 जो व्यूअर हैं, मतलब अगर हमारा 100 व्यू आ रहा है तो उसमें से 95 व्यू उन लोगों का है, जो वॉच टाइम है, जो देख रहे हैं हमारे, वो 95% ऐसे लोग हैं जो हमारा सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, लेकिन देखते हैं, रिटर्न आते हैं, दोबारा वीडियो देखते हैं, अगली वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब ज़बरदस्ती तो नहीं करी जा सकती किसी के साथ, और मैं जानता भी नहीं हूँ कौन लोग हैं वो, लेकिन आपको अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। वरना बाकी कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे और वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।